कि वो जमींदारी व्यवस्था जिसकी जड़ें भारत में इतनी गहरी थी और एक ऐसा वर्ग पैदा किया था अंग्रेजों ने जिसको आप जमींदार के नाम से जानते हैं, जिन जमींदारों ने भारतीय होते हुए भी हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया। भेजा ही गया था और भी इसके उद्देश्य थे, लेकिन इसके पास जो सबसे बड़ा एम था वो ये था कि भारत में भू राजस्व व्यवस्था को स्थायी हमें करना है। ए का खेत है, ये बी का है, ये सी का है, डी का है, ई है। इसी प्रकार सबके अलग अलग खेत हैं। ठीक है भैया, सबके अलग अलग खेत हैं। अब क्या है कि ये व्यक्ति अभी तक, अभी जैसे आपका जो खेत है उसका मालिक कौन होगा? आप उसके खुद के मालिक हैं। तो परंपरा यही रही थी कि हर व्यक्ति, एक प्रत्यक्ष व्यवस्था है, एक प्रत्यक्ष व्यवस्था है। अब बॉम्बे, असम के कुर्ग में, ये मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था की गई है। तो इसके अंतर्गत आपने वो सारे डायमेंशन देख लिए हैं कि जो आपको किसी भी एग्जाम में जरूरत पड़ सकती है। आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज को और कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं एक नए क्लास की ओर, जिस क्लास में आप पढ़ेंगे आज अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था। इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ने वाले हैं? वो भू राजस्व व्यवस्था जिस पर अंग्रेजों ने भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। एक इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था जिसकी सीमाएं आप देखते हैं कि साउथ से लेकर उत्तर में अफगानिस्तान तक, और आप देखते हैं साउथ वेस्ट में तो आप देखेंगे कि पूरे नीचे मराठा साम्राज्य आदि आदि क्षेत्रों में इसकी सीमाएं मिलती थी। इतना बड़ा साम्राज्य उसने किस बेस पर स्थापित किया था? तो वो उसकी भू राजस्व व्यवस्था थी। तो इस भू राजस्व व्यवस्था में आप क्या क्या पढ़ेंगे? तो इस भू राजस्व व्यवस्था में दो स्तर होते हैं, एक स्थायी व्यवस्था और एक अस्थायी व्यवस्था। तो स्थायी व्यवस्था में आप पढ़ेंगे जमींदारी व्यवस्था, भारत की वो जमींदारी व्यवस्था जिसकी जड़ें भारत में इतनी गहरी थी और एक ऐसा वर्ग पैदा किया था अंग्रेजों ने जिसको आप जमींदार के नाम से जानते हैं, जिन जमींदारों ने भारतीय होते हुए भी हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया। यहाँ तक कि जब इंडियन नेशनल मूवमेंट आया तो इस इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी आप देखेंगे कि जमींदारी वर्ग अधिकांशतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन में खड़ा रहा। तो आप इसके पीछे वो बैकग्राउंड देख पाएंगे, वो पृष्ठभूमि देख पाएंगे कि आखिर भारत का ये जमींदारी वर्ग अंग्रेजों के संरक्षण में क्यों आगे बढ़ रहा था, क्यों वो सपोर्ट कर रहा था, उसके पीछे उसके क्या निहित स्वार्थ थे, इससे क्या लाभ हुआ, इससे क्या हानियां हुआ, ये कौन से क्षेत्र में थी, इसको लागू करने वाला क्या कौन था, इसमें कितना बंदोबस्त था, किसके साथ बंदोबस्त था, कौन कौन से राइट्स किसानों के पास थे, वो सारे डायमेंशन आप देखेंगे जो किसी जमींदारी व्यवस्था में कोई आपको बता सकता है। वहीं आप देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था, वो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो नाम से तो किसानों में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए थे अंग्रेजों ने, लेकिन वो भी भारत के किसानों का खून चूसने वाली एक बड़ी व्यवस्था थी। वहीं आप देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था जो उत्तर भारत में आप देखते हैं, पंजाब, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत आदि क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। तो इसके अंतर्गत आप इन तीनों टॉपिकों को बहुत अच्छे से पढ़ कवर करेंगे। और आपके लिए एक बार और खुशखबरी बता दूं कि आप प्रीलिम्स के लिए तो तैयार करेंगे ही, साथ साथ में आप मेंस के नोट्स भी आप बना सकते हैं और मेंस में भी आप ठीक ठाक इससे लिख पाएंगे। और ये जो ऐसा टॉपिक है कि इसने यूपीएससी रेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, हर स्टेट पीसीएस इससे लगभग क्वेश्चन पूछता है। तो आपका इस क्लास में स्वागत है। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें या शेयर करें। तो हम अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था की ओर। वो भू राजस्व व्यवस्था जिस पर अंग्रेजों ने भारत में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें आपको स्टार्टिंग के दौर से बताऊंगा कि जब बंगाल में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो सूबेदारी मिली तो उस सूबेदारी के द्वारा उन्होंने राजस्व कलेक्शन को किस स्तर से स्टार्ट किया था, क्लाइव्स की कौन सी वो दोहरी व्यवस्था थी, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या चेंजमेंट किए, रॉबर्ट, उसके बाद कॉर्नवालिस ने कौन से चेंजमेंट किए, इन सबको देखेंगे। और उसके बाद जब आप पहुंचेंगे इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में तो आप 1820 के दशक में रीड और मुनरो के द्वारा दक्षिण भारत में, जहां मद्रास बॉम्बे का क्षेत्र था, उसमें जो लागू की गई थी उसको भी आप देख पाएंगे। वहीं आप देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था जो उत्तर भारत में लागू की गई। आप देखेंगे इसमें हॉल्ड मैकेंजी का क्या रोल था, मार्टिन बर्थ का क्या रोल था, जिसको भारत में, उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है।
इसमें आप विलियम बेंटिक की भी नीतियों को देखेंगे कि किस प्रकार इसमें रिफॉर्म किए गए थे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत ये सारे डायमेंशन बहुत अच्छे से कवर होंगे। चलते हैं हम क्लास की ओर। तो हम पहला क्लास देखते हैं। पहला क्लास हमारा कौन सा है, पहला टॉपिक कौन सा है? तो पहला टॉपिक है जमींदारी व्यवस्था। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जमींदारी व्यवस्था से। तो पहला हम लिखेंगे भारत में भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था। पहले तो मैं आपको भू राजस्व का अर्थ बताऊंगा कि भू राजस्व क्या होता है। तो भू का मतलब होता है वो भूमि से, वो भूमि। भूमि आप जानते ही होंगे, भूमि को जमीन भी कहते हैं, जमीन। अर्थात भारत में जो भी किसान वर्ग था वो खेत में अपना कृषि करता था, और कृषि के एवज में हमेशा से ये व्यवस्था बनी रही थी कि अंग्रेज जो भारतीय किसान होते थे वो अपने शासक को कर अदा करते थे, टैक्स देते थे। टैक्स आज भी लोग देते हैं, लेकिन किसान आज भी टैक्स से मुक्त हैं। लेकिन उस समय जो रेवेन्यू का, जो राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होता था राजा के पास, वो होता था भूमि, जमीन। क्योंकि किसान उत्पादन करते थे और उसके बदले में क्या बोलते हैं, राजा को अपना भू राजस्व देते थे। लेकिन सामान्यतः ये प्रश्न बना रहा कि भू राजस्व कितने परसेंट हो। तो ये हर राजा के शासनकाल में चेंज होता रहा। अगर आप जब वैदिक काल पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि फसल का 1/16 भाग लगता रहा था। लेकिन बाद में व्यवस्थाएं बदली, राजा बदले, किसी राजा ने स्वेच्छा से कुछ अपने हिसाब से कर लगाता रहा, किसी ने कम लगाया, ज्यादा लगाया। लेकिन एक सामान्य जो दर बनी रही वो बनी रही 1/3, अर्थात 1/3, 33%। और कभी कभी ये 1/2 हुई, मतलब 50%। तो इस स्तर तक भी जाता रहा था कर। ये कर क्यों और क्यों जाता रहा था कि मान लीजिए कहीं युद्ध हो गया, राजा को कोई नीड हो गई, तो उससे वो कर को कम या ज्यादा करता रहा था। और ये कर जो है आप किस पर पढ़ रहे हैं? तो आप पढ़ रहे हैं कि किसान के जो भूमि से जो फसल पैदा होती है उस फसल पर लगने वाला कर ही भू राजस्व कहलाता है। तो भू राजस्व आप समझ गए, मतलब भूमि पर किसानों के द्वारा जो कर दिया जाएगा उसको हम भू राजस्व व्यवस्था बोलते हैं। तो अब जो भूमि और जमीन पर जो कर लग रहा था, अब उस कर की दर कितनी हो और वो कर कैसा हो, मतलब वो कर हर साल लिया जाए, 10 साल में एक बार लिया जाए, 50 साल में लिया जाए, या हमेशा के लिए तय कर दिया जाए। तो ये प्रश्न बनते रहे थे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम कर व्यवस्था कर पढ़ते पढ़ते हैं तो हम उनको दो भागों में बांट लेते हैं। एक बांट लेते हैं हम स्थाई, एक बांट लेते हैं हम स्थाई, और एक बांट लेते हैं हम अस्थाई। अस्थाई। आप समझ पा रहे हैं कि भू राजस्व व्यवस्था मतलब भूमि से निकलने वाला, या भूमि की पैदावार से होने वाला, या फसलों से पैदा होने वाला जो गल्ला होगा, जो अनाज होगा, उस पर कर क्या लगेगा। तो एक दो प्रकार के नियम हो सकते हैं। एक तो नियम ये हो सकता है कि हमेशा फिक्स कर दिया जाए कि आपके पास 20 बिस्सा जमीन है या 20 बीघा जमीन है तो आपको इतना कर देना होगा, ये फिक्स हो गया। अगर कोई चीज फिक्स हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे ये स्थाई है। और जो फिक्स नहीं होगी, जो साल दर साल चेंज हो जाएगी, 10 साल में, 20 साल में चेंज हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम अस्थाई। इसलिए भारत में दो व्यवस्थाएं पाई जाएंगी भू राजस्व की, एक स्थाई और एक अस्थाई। स्थाई के अंतर्गत आप पढ़ेंगे जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था में जो टैक्स रहेगा वो हमेशा स्थायी रहेगा, एक निश्चित कर रहेगा। अभी आप जमींदारी व्यवस्था को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं एक पृष्ठभूमि क्रिएट कर रहा हूं जिससे आप लिंक कर पाए। तो आप इतना समझ पाए, एक होगी स्थायी, एक होगी अस्थायी। अस्थायी का मतलब है कि सरकार 10 या 20 या 2 या 5 वर्षों में कभी भी अपने मन के हिसाब से कर में चेंजमेंट कर सकती है, और इस कर में चेंजमेंट कर सकती है। इसलिए भारत में अस्थायी के अंतर्गत हम दो कर व्यवस्था पढ़ते हैं, जिसमें एक पढ़ते हैं हम रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी, और दूसरा पढ़ते हैं हम महलवाड़ी, महलवाड़ी। तो रैयतवाड़ी महलवाड़ी जो व्यवस्था है ये अस्थायी भू राजस्व की व्यवस्था है। तो आपको इतनी क्लियरिटी हो गई कि भू राजस्व का मतलब हो गया जमीन से फसलों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो अनाज होगा उस पर लगने वाला कर होगा। कर दो टाइप के हो सकते हैं, स्थायी परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी मतलब टेम्परेरी। तो परमानेंट के अंतर्गत आप क्या पढ़ने वाले हैं? जमींदारी व्यवस्था। और अस्थायी के अंतर्गत रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, यही तीन व्यवस्थाएं पढ़नी होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं राजस्व व्यवस्था की ओर।
भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था। अब यहाँ आपको एक चीज समझनी है, थोड़ा आपको बैकग्राउंड समझना है। जैसे मान लीजिए अंग्रेज भारत में यहाँ आ गए, अंग्रेज भारत में इस स्थान पर आए और समय था लगभग 1765 ईस्वी। एक हम टाइम पीरियड बनाते हैं, तो एक ऐसा भी रहा होगा कि 1765 ईस्वी के पहले भी तो लोग टैक्स देते रहे होंगे, क्योंकि हमेशा हर राजा भू राजस्व को लेता रहा था। तो पहले कौन सा टाइप का नियम था, क्या नियम था? तो पहले व्यवस्था जो थी वो मुगलों की व्यवस्था थी, मुगलों की व्यवस्था। हम थोड़ा मुगलों की व्यवस्था में देखेंगे। अगर हम प्राचीन काल में देखें, अगर हम प्राचीन भारत में देखें, प्राचीन भारत में, तो प्राचीन भारत में जो खेत का मालिक होता था वो कौन होता था? तो भूमि का मालिक जो होता था वो होता था किसान। और किसान जो होता था वही अपने राजा को प्रत्यक्ष रूप से या उस समय जमींदार जो भी लोग रहते थे उनके माध्यम से वो राजा को कर देता था। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होगा कि प्राचीन काल में ये व्यवस्था चलती आई रही थी। अब देखिए, आप मुगलों के शासन काल में जो कर व्यवस्था थी, उन्होंने कर व्यवस्था को अच्छी तरीके से लगाया। तो और आपने पढ़ा होगा जागीरदारी व्यवस्था थी, तो मुगलों के शासन काल में भी रही थी। और मुगलों के शासन काल में भी भूमि का जो मालिक था, भूमि का जो मालिक था वो किसान रहा था। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि किसान मालिक नहीं था। इसलिए नहीं था, अगर किसान ने कभी कर नहीं दे पाया था तो किसान की जमीन को नीलाम कर दिया जाता था, लेकिन सामान्यतः किसान जमीन का मालिक था। तो इतना तो आपको पता लग गया कि भू राजस्व उस समय भी लगता था और चलता आ रहा था। और इसमें प्रांत में दीवान और सूबेदार जो होते थे, अगर मान लीजिए मैं प्रांत की बात करूं मुगलों के शासनकाल में, प्रांत मतलब स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, तो स्टेट में जो दीवान होता था, दीवान होता था वो कर वसूली करता था। इसके माध्यम से, इसके माध्यम से मान लीजिए उस समय जो सीएम तो होता नहीं था स्टेट में, तो जो सूबेदार होता था। तो ब्रिटिश मुगल काल में क्या होता था, मान लीजिए मुगल शासक ये है, मुगलों ने प्रांत में एक दीवान नियुक्त कर दिया और दीवान के माध्यम से कर वसूल होकर सीधा मुगलों के पास पहुंच जाता था। दीवान ने कर वसूल कर लिया और ये कर जो था वो वापस मुगल शासक के पास पहुंच गया। तो ये कर की व्यवस्था मुगलों के शासनकाल तक रही थी। तो इतनी पिक्चर आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि मुगलों के शासनकाल में कर की व्यवस्था ये थी कि अगर किसी स्टेट से कर लेना है तो उसमें दीवान की नियुक्ति कर देते थे। वो दीवान और भी नीचे अधिकारी होते थे, आमेल आमल गुजार, उस तक हमें नहीं जाना है, लेकिन हमको इतना जानना है कि उसके माध्यम से कर पहुंच जाता था मुगलों तक। अब ये व्यवस्था चली आई थी। लेकिन 1764 ईस्वी में बक्सर का एक युद्ध हुआ था। उस बक्सर के युद्ध में तत्कालीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 3 लोगों को एक साथ हरा दिया था। आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया हूं। इस युद्ध में जो 1764 ईस्वी में हुआ था, जो 1764 ईस्वी में हुआ था, इसको आप जानते हैं बक्सर के युद्ध के नाम से। और बक्सर के युद्ध में इसने 3 शक्तियों को हरा दिया था, जिसमें एक शक्ति थी मुगलों की, और दूसरी शक्ति थी बंगाल के नवाब की, और तीसरी शक्ति थी अवध के नवाब की। इन तीनों के त्रिगुण को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हेक्टर मुर्रो के नेतृत्व में सन 1764 में बक्सर के युद्ध में हरा दिया था, और उन शक्तियों को उसने दबा दिया था और कुचल दिया था। अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है इस युद्ध में, और बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद ही अब भारत में ऐसा पहला समय आ रहा था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रेवेन्यू कलेक्शन करने की शुरुआत कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि इसके पहले जो राजस्व वसूली करता था, कौन करता था? तो मुगल करता था, या मुगलों को सूबेदार करते थे। मान लीजिए बंगाल में कौन कर रहा है, तो बंगाल में नवाब कर रहे हैं। अवध में कौन कर रहा है, अवध का नवाब कर रहा है। इसलिए हर स्टेट में हर जो सूबेदार होता था या वहां का जो गवर्नर होता था, वो भू राजस्व की वसूली करता था। और आज भी आप देखिए, जैसे आप भारत सरकार के अंतर्गत रहते हैं, आपका जो भी स्टेट हो, आप उस स्टेट में अपनी सरकार को राजस्व देते हैं, कर देते हैं, टैक्स देते हैं। उसके माध्यम से आपके गांव, तहसील, मोहल्ला के स्तर से वो
डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर वो स्टेट लेवल तक पहुंच जाता है, फिर वहां कुछ करों के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट तक कर पहुंच जाता है। तो ये व्यवस्था मुगलों के शासनकाल में भी चलती रही थी। लेकिन अंग्रेजों ने पहली बार सन 1764 ईस्वी में बक्सर में तीनों शक्तियों को हरा दिया। और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। दावेदारी क्यों प्रस्तुत की? क्योंकि अब बंगाल का नवाब हार चुका था, और जब कोई व्यक्ति हार जाता है तो उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, आप भी जानते हैं। जब शक्तियां समाप्त हो गई तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शर्त रखी कि आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो राजस्व वसूली करने का जो अधिकार होगा वो हमको देना होगा, क्योंकि आप हार चुके हैं। इसके बदले में हमें क्या चाहिए? हमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जिसको हम बोलते हैं दीवानी का अधिकार चाहिए। दीवानी का अधिकार का मतलब हो गया कि राजस्व वसूली का अधिकार चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पावर क्या होता है? गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पावर होता है कि वो अपने नागरिकों से कर वसूली करती है। और वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में कर की वसूली करना चाहती थी। और जब कर की वसूली करना चाहती थी तो आप देखेंगे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा को सन 1765 ईस्वी में एक संधि हुई जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के द्वारा इलाहाबाद की संधि के द्वारा उस समय जो मुगल शासक था, जो इस युद्ध में हार गया था, जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय, तो हम शॉर्ट में लिखेंगे शाह आलम द्वितीय, इसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों से राजस्व वसूली करने का अधिकार दे दिया था। अब भारत में भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों की स्टार्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि अब पहली बार अंग्रेजों को ये अधिकार भारत में मिल गया कि अब वो भारत में भू राजस्व व्यवस्था या भू राजस्व को वसूल कर सकते हैं। तो इतनी पिक्चर आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये स्थितियां थी कि 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा भारत में पहली बार अंग्रेजों को भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिला था। अब प्रश्न ये था कि मान लीजिए अधिकार तो मिल गया है, लेकिन भू राजस्व वसूलेगे कैसे? कौन वसूलेगा? तो अधिकार तो अंग्रेजों पर आ गया। अंग्रेज विदेशी हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, संस्कृति अलग है, वो एक विदेशी कंपनी है। और खासकर उस जमाने में जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। तो व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे सैनिक कंपनी में चेंज हो रही थी, लेकिन उसके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो बंगाल से, बिहार और उड़ीसा के बड़े बड़े प्रांतों से, उस समय तो पश्चिम क्या बोलते हैं, बांग्लादेश भी बंगाल का भाग हुआ करता था, इतने बड़े प्रांत से क्या भू राजस्व वसूल कर पाएगी अंग्रेज की सरकार? जहां वो ना किसानों को जान रही है, ना यहाँ के पर्यावरण को जान रही है, ना ये जान रही है कि कितना कर लेना है, कितना कर नहीं लेना है। लेकिन अंग्रेजों के माइंड में ये बात हमेशा क्लियर रही कि जितना भी राजस्व लेना है वो हमेशा ज्यादा लेना है। अभी तक जो मुगल लेते आए थे उनसे कई गुना ज्यादा लेना है, क्योंकि कंपनी को चाहिए था लाभ। और अब राजनीति थी लाभ की। अब क्या होगा? जैसे आप देखिए, जब भारत में जियो आया तो जियो ने भारत में सारे डेटा को फ्री कर दिया कि मेरा डेटा फ्री है, आप फोन खरीदिए 5G और फ्री चलाइए। खूब लोगों ने फ्री चलाया। इतना फ्री चलाया गया कि आप देख रहे होंगे कि हर व्यक्ति ने लगभग फ्री यूज किया। अब उसने इतना चार्जेस कर दिया कि अब व्यक्ति मोहताज हो गया है, क्योंकि हैबिट हो गई है। बिना इंटरनेट के आप क्या पॉसिबल है? मैं यहाँ से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आप तक अगर पहुंच रहा है, किसके माध्यम से पहुंच रहा है? वो पहुंच रहा है इंटरनेट के माध्यम से। और इंटरनेट चलाना होगा तो आपको रिचार्ज करना होगा। लेकिन आज भी भारत में आप देखेंगे कि इन कंपनियों की मोनोपोली है। एक भारत का गरीब व्यक्ति, वंचित व्यक्ति, जिसको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, तो क्या उसको 300 350 के रिचार्ज की कोई जरूरत होती है? उसका रिचार्ज तो 20 रुपए का भी होना चाहिए, 30 रुपए का होना चाहिए। उसको इंटरनेट की क्या जरूरत है? अगर मोबाइल मेरा है और मुझे इनकमिंग की सुविधा भी कंपनी नहीं देती है, क्योंकि ये प्री प्लान बनाया जाता है कि हम लोगों को किस स्तर तक मैनिपुलेट कर पाएंगे। यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी राजस्व वसूल करने के तरीके हैं, लेकिन वो चाहती है कि हमें राजस्व ज्यादा वसूल करना है। अगर हम प्रत्यक्ष नियंत्रण में राजस्व को ले लेंगे तो इसका विरोध होगा।
अभी उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे हम आपको उस स्तर तक ले जाएंगे। अभी आप इतना समझिए कि 1765 ईस्वी के बाद अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के 3 प्रांतों से, या मैं इस समय आपको मैप के जरिए बताऊं तो इतने क्षेत्र से कर की वसूली करनी है। इतने बड़े क्षेत्र से कर की वसूली करनी है, वो कौन सा, भू राजस्व का। अब कर की वसूली करनी है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर की वसूली कैसे करेगी, अब हम थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भू राजस्व की पद्धति के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर को कैसे नियंत्रण करती है। अब हम आगे गए, आप देख रहे हैं, आपको इतना तो पता हो गया कि बंगाल, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं राजस्व वसूली, राजस्व, राजस्व वसूली। अब राजस्व वसूली का अधिकार तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन क्षेत्रों से मिल गया है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कर वसूल करेगी, अब बड़ा प्रश्न था, क्योंकि क्षेत्र ज्यादा था और क्षेत्र की बात नहीं थी। प्रश्न दो चीजों का था, क्योंकि अंग्रेज कंपनी जो है वो व्यापारिक कंपनी है, और वो कहाँ से कंट्रोल हो रही है, तो वो ब्रिटेन के द्वारा कंट्रोल हो रही है। किससे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। तो उसने कहा कि हम राजस्व को डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं लेंगे। क्योंकि एक प्रश्न ये भी है, क्योंकि भारत में और भी ज्यादा लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं, यूरोपीय कंपनी है जिसमें पुर्तगाली है, डच है, डेनिश है, फ्रांसीसी है। ये कंपनियां हमको राजस्व नहीं देगी, ये हमारे दीवानी में काम नहीं करेंगी। और दूसरी बात ये भी था कि अंग्रेजों के पास इतने बड़े स्तर पर मशीनरी नहीं थी, अधिकारी नहीं थे कि वो भारत से प्रत्यक्ष रूप से वसूल कर पाते। कर तो वसूल करना है। मैं आपसे कहूं कि आप जाइए पड़ोस के गांव में, आपको सभी घरों से कर वसूल करना है 100-100 रुपए। तो आप क्या सोचेंगे कि इतना बड़ा तो मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, या तो मेरे साथ 10-20 लोग हों। अब 10-20 लोग से मैं कहूँ, 10-20 लोगों के आने का खर्चा बहुत है। तो आप कहेंगे एक काम करिए, हम वही लोकल स्तर पर कुछ लोगों से कांटेक्ट कर लेते हैं और उन्हीं के माध्यम से पैसा उगा लेंगे। वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कर वसूल करेगी, तो आप देखिए, वो कर वसूल करने के लिए, वो कर वसूल करने के लिए क्या करेगी, वो एक नियम बनाएगी। वो नियम क्या बनाएगी, और उस समय अब जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैसे, जैसे देखिए, हम वॉरेन हेस्टिंग्स से चलते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ज्यादा डिटेल में है। एक गवर्नर जनरल भारत में भेजा जाएगा और उससे कहा जाएगा कि आप जाइए और भारत में आप कर का निर्धारण करिए कि भू राजस्व कैसे वसूला जाए। क्योंकि भू राजस्व वसूलना है तो आपको कुछ ना कुछ तो निश्चित करना पड़ेगा ना। तो देखिए, थोड़ा और हम आपको बताएं, एक रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप देख लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव, ये कौन है रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल का गवर्नर था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने पहली बार बंगाल के क्षेत्र में क्या किया कि उसने दो व्यक्तियों की नियुक्ति की। दो व्यक्ति कौन कौन से थे, तो उसने एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम था मोहम्मद रजा खान, रजा खान, और एक था शिताब राय, शिताब राय। तो मोहम्मद रजा खां को उसने बिहार में नियुक्त कर दिया, और बिहार में नियुक्त करने से कहा कि एक काम करिए, आप बिहार से राजस्व का कलेक्शन करेंगे। तो अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल आदि के क्षेत्र से भारतीय व्यक्तियों को नियुक्त करके भू राजस्व की वसूली करा रही है। तो बिहार में किसको कर दिया, मोहम्मद रजा खां को, और सॉरी, बंगाल में कर दिया, नोट कर लीजिए, बंगाल में कर दिया मोहम्मद रजा खां को, और शिताब राय को कर दिया बिहार में। तो ये दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ये दोनों व्यक्ति अंग्रेजों को राजस्व वसूल करके दे रहे हैं। तो ये दे रहे हैं राजस्व वसूल करके, मतलब इनको टैक्स दे रहे हैं। ये व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव से चलती रही लगभग कब से कब तक, तो अगर हम टाइम पीरियड में देखें तो ये व्यवस्था चलती रही सन 1765 से लेकर सन 1772 ईस्वी तक।
तो इन 7 वर्षों में ये व्यवस्था बंगाल में लागू कर दी गई, बिहार उड़ीसा आदि क्षेत्रों में, कि अंग्रेज अधिकारियों ने मोहम्मद रजा खां और सिताब राय को नियुक्त कर दिया कि आपके माध्यम से आप पैसा कलेक्ट करिए और हमको दीजिए। ये व्यवस्था चलती रही। अब लेकिन ये व्यवस्था स्थायी व्यवस्था नहीं थी और इसके अंतर्गत अंग्रेजों को लाभ नहीं हो रहा था, और लाभ भी नहीं हो रहा था। दूसरी बात, एक लेयर बन गई थी, उनको एक शक भी था कहीं ये लोग फायदा ना उठा लें। और शक्ति का जो वर्चस्व होता है वो हर व्यक्ति बनाना चाहता है। अंग्रेज भी चाहते थे कि कहीं ना कहीं मुझे डायरेक्ट हीरो बनना है। अब आप देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव्स के बाद भारत में एक नया गवर्नर आएगा, जिसका नाम होगा जिसका नाम होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। तो अभी तक आपने किसके शासनकाल में देखी थी? तो अभी तक आपने देखी थी रॉबर्ट क्लाइव्स की। अब देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स की। वॉरेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बनकर आया तो इसका समय अगर आपको देखना है तो सन 1772 से लेकर लगभग 1786 ईस्वी तक ये रहेगा। अब जब वॉरेन हेस्टिंग्स आया तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि मैं खुद रिफॉर्म्स करता हूं। तो सबसे पहले उसने मोहम्मद रजा खां और शिताब राय को अपने पद से मुक्त कर दिया कि अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप चले जाइए, कर की वसूली डायरेक्ट हम करेंगे। ठीक है। अब ये कर की वसूली तो करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? क्योंकि सिताब राय तो वही व्यवस्था लगाए थे जो तो उन्होंने एक व्यवस्था स्टार्ट की। इन्होंने कहा कि हम बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था लागू करते हैं। इजारेदारी। अब भैया इजारेदारी व्यवस्था क्या है? तो इजारेदारी का व्यवस्था का मतलब है कि बोली लगाना। मतलब कि बंगाल बिहार उड़ीसा में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबको बुलाएंगे और एक बड़ा जनसभा आयोजित करेंगे और उसमें ये कहेंगे कि इस क्षेत्र में इतने रुपए की कर वसूली करनी है। अब आप लोग बोली लगाइए, जो बोली ज्यादा लगा लेगा हम उसको दे देंगे। ठीक है। प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव पारित हुआ और ये बंगाल बिहार में इजारेदारी व्यवस्था लागू कर दी गई। पहले ये की गई 1 वर्ष के लिए, कि प्रत्येक वर्ष हम बोली लगाएंगे और बोली के द्वारा जो व्यक्ति ज्यादा दे देगा उसको हम राजस्व वसूल करने का अधिकार दे देंगे। लेकिन एक बात ये थी कि मान लीजिए ये तो ठीक है, हो गया था। अभी तक जमींदार, भारत में जो जमींदार थे उनके पास वो अधिकार थे, केवल ये मात्र अधिकार ये थे कि आप राजस्व वसूल कर सकते हैं। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि जमींदार वर्ग जो है वो बहुत चालू वर्ग है, ये हमारे लिए चुनौती कर सकता है। इसलिए जमींदारों को भरोसा न करके प्रत्येक वर्ष एक एक वर्ष पर बोली लगाने वाले को क्या बोलते हैं, राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया गया। लेकिन बात यह था कि मान लीजिए एक वर्ष बोली ज्यादा लगी, अगले वर्ष कम लगी, तो इससे अंग्रेजों की जो इनकम थी वो फिक्स नहीं हो पा रही थी। फिक्स नहीं हो पा रही थी तो अंग्रेजों को चाहिए थी कि फिक्स इनकम हो जाए। एक बात। दूसरी बात ये हो रही थी कि जिस क्षेत्र में बेजारेदारी व्यवस्था लागू की गई थी उसमें जो व्यक्ति ठेका ले लेता था वो व्यक्ति क्या करता था, वो व्यक्ति 1 साल तक कर वसूली करता था। वो सोचता था कि मान लीजिए उसने ठेका 1 लाख में ले लिया, तो वो सोचता था किसानों का शोषण जितना ज्यादा हो सके उतना मैं कर लूं, क्योंकि मुझे अगली साल तो ठेका मिलेगा नहीं मिलेगा कौन सी गारंटी है। इसलिए किसानों का शोषण भी इस पे बढ़ रहा था इजारेदारी व्यवस्था से। वो वही एक तरफ अंग्रेजों की आय भी अस्थिर थी, इसलिए अंग्रेजों को एक ऐसी व्यवस्था की तलाश थी। और ये जो व्यवस्था है यही जमींदारी व्यवस्था का बैकग्राउंड है, जो धीरे धीरे जमींदारी व्यवस्था की ओर आपको ले जाएगा। इसलिए डिटेल में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। मैं कोई कोचिंग का इंस्टीट्यूट का टीचर नहीं हूँ कि मुझसे कहा जाए कि आप जल्दी कंप्लीट करा दें। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको कोई भी बुक्स से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपके मन मस्तिष्क में हमेशा ये बात रहेगी कि किस प्रकार हमें जमींदारी व्यवस्था का पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, क्या जारीदारी व्यवस्था थी, क्या महालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। तो आप इतना समझ गए कि 1 वर्ष के लिए आरंभ में लगाए, लेकिन ये इसमें स्थायी नहीं हो पाया अंग्रेजों की व्यवस्था। फिर इसने एक और प्रस्ताव लाया। इसने कहा कि हम 5 वर्षों के लिए नियम बनाते हैं। तो 5 ईयर के लिए बनाया गया, लेकिन ये व्यवस्था भी असफल हुई। अंग्रेजों की जो आय थी वो फिक्स नहीं हो पा रही थी, अब फिक्स करना था। इसलिए अब आप देखिए कि वॉरेन हेस्टिंग्स के जाने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने जीवन में कोई ऐसी व्यवस्था लागू नहीं की पाई कर पाई जो भारत में अंग्रेजों को एक फिक्स इनकम दे पाती। अब वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद एक नया गवर्नर आएगा जिसका नाम होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस।
लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आएगा, इसका टाइम पीरियड अगर मैं आपको बता दूं तो 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक ये व्यक्ति भारत का गवर्नर रहेगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ही भारत में इसलिए भेजा गया कि अंग्रेजों ने ये कहा कि आप जाइए और भारत में भू राजस्व व्यवस्था को कुछ ऐसा करिए जिससे हम लोगों की इनकम फिक्स हो जाए। इसलिए इसको इस चीज के लिए तो भेजा ही गया था, और भी इसके उद्देश्य थे, लेकिन इसके पास जो सबसे बड़ा एम था वो ये था कि भारत में भू राजस्व व्यवस्था को स्थायी हमें करना है। और स्थायी कैसे किया जाए, तो इसने उस समय चार्ल्स ग्रांट वगैरह का अधिकारी सर जॉन सॉर था। तो चार्ल्स ग्रांट, जॉन सॉर आदि से इसने एक कमेटी बनाई और कहा कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें ये हो जाए कि हमारी इनकम फिक्स हो जाए। सब ने अपने अपने प्रस्ताव दिए। प्रस्ताव के लिए प्रश्न ये था कि हम किन लोगों से समझौता कर लें। क्या हम किसानों से डायरेक्ट समझौता कर लें, या हम उन जमींदारों से समझौता कर लें जो अभी तक भारत में राजस्व वसूली करते आए थे, जो वहां पर राजस्व वसूली करते थे, पुलिस के अधिकार भी देखते थे, न्यायिक अधिकार देखते थे, जमींदारी वर्ग ठीक ठाक था। लेकिन जमींदारी वर्ग के पास ये अधिकार नहीं था कि जो भूमि है, भूमि का अधिकार किसको होगा। भूमि का अधिकार किसान को होता था। और क्या बोलते हैं, जमींदार उसकी खेती को नीलाम नहीं कर सकता था, और किसान अपनी जमीन को बेच भी सकता था। इसलिए ये चीजें क्लियर थी। अब कॉर्नवालिस भारत में क्या रिफॉर्म्स करेगा, अब हमें वो देखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करने वाला है भारत में। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कमेटी गठित की कि किस माध्यम से हम ये कर ले कि हमारी व्यवस्था एक स्थायी व्यवस्था में परिवर्तित हो जाए। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक नियम लागू किया कि एक काम करते हैं, हम एक कोई स्थायी व्यवस्था बनाते हैं, एक ऐसी स्थायी व्यवस्था बनाते हैं जिससे हम लोगों की इनकम फिक्स हो जाए। तो मैं यहां लिखता हूं स्थायी व्यवस्था। स्थायी व्यवस्था। तो स्थायी व्यवस्था का मतलब है एक इन फिक्स फिक्स टैक्स। मतलब इनका जो रेट रहेगा वो फिक्स रहेगा। मतलब जिस व्यक्ति से, जिस जमींदार से हम अपना आप समझौता कर लेंगे, उससे ये कह देंगे कि जब तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व रहेगा, आपकी जो आज इनकम है या आपसे जो राजस्व वसूल किया जा रहा है वो फिक्स रहेगा। जैसे जैसे मैं कहूं कि 1790 के दशक में, 90 के दशक में बंगाल का एक अमीर व्यक्ति था जिसका नाम था ए। ए ने क्या कहा कि इस खेत की या इतने क्षेत्र की जमींदारी आप मुझे दे दीजिए, इसके बदले में मैं आपको 1000 रुपए देता हूँ। तो 1000 रुपए उसने कब दिए, तो 1000 रुपए 1790 ईस्वी में दिए। लेकिन अंग्रेजों ने ये कह दिया कि अगर आपने मुझे 1000 रुपए आज दिए हैं तो 1000 रुपए ही मैं आपसे तब तक लूंगा जब तक भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व बना रहेगा या अंग्रेजों का भारत में अस्तित्व बना रहेगा। तो स्थायी का मतलब है कि 1793 में अंग्रेज जो रेट फिक्स कर देंगे, जो दर फिक्स कर देंगे, वही चलती रहेगी। अंग्रेजों ने एक लालच और दिया कि आपने 1000 रुपए मुझे दे दिए, ये तो हमेशा फिक्स रहेंगे, लेकिन आप कितना भी कर वसूल करते रहिए किसानों से। किसानों से आप चाहिए चाहे आप 2000, 5000, 10,000 जितना भी वसूल कर दीजिए, मुझे सिर्फ 1000 रुपए से जरूरत है। इसी को बोलते हैं हम स्थायी व्यवस्था। ठीक है। तो आप देखिए, अब इसमें हम क्या क्या पढ़ लें कि जिससे हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। तो इसके अंतर्गत हमको सब टॉपिक बांटते हैं और सब टॉपिक में देखते हैं समझौता किससे किया गया। समझौता किससे किया गया, मतलब कर कौन देगा। तो समझौता किससे किया गया, दर कितनी रखी गई, दर कितनी रखी गई, और वसूली कौन करेगा, वसूली कौन करेगा, और भूमि का मालिक कौन, भूमि का मालिक कौन, भूमि का मालिक कौन, और इसके क्षेत्र
प्रभाव। प्रभाव अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत। तो अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? अब हम शुरू करने जा रहे हैं जमींदारी व्यवस्था। तो अब देखते हैं हम जमींदारी व्यवस्था। अब आपने ये देख लिया कि स्थायी व्यवस्था है, और स्थायी व्यवस्था के अंतर्गत क्या है? वो है जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है इसको, इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है, इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो इसको भारत में कई नाम से जाना जाता है, जिसको जमींदारी व्यवस्था, इस्तमरारी व्यवस्था, दहसाला व्यवस्था, कई नामों से जाना जाता है। तो अब हम जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या जमींदारी व्यवस्था थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जमींदारी व्यवस्था भारत के कितने क्षेत्र पर लागू की गई। तो इसका क्षेत्र कितना था? तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्र। तो क्षेत्र इसका भारत में 19% भाग पर जमींदारी व्यवस्था थी। तो कितना परसेंट हिस्सा हो गया? 19% हिस्सा। 19% हिस्सा। इस 19% हिस्सा में कौन कौन सा क्षेत्र था? तो पहले मैं आपको थोड़ा मैप बना के दिखा दे रहा हूँ, छोटा सा ही बनाऊंगा। इसमें देखिए आप ये वाला क्षेत्र, तो इसमें देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक। तो आप देखें, ये बंगाल का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र, और आप देखेंगे थोड़ा यहीं बनारस आदि का क्षेत्र, और आप देखेंगे यहाँ कर्नाटक। तो इतने क्षेत्र में, मतलब भारत के टोटल 19% हिस्से में, 19% हिस्से में कौन सी व्यवस्था लागू की जा रही है? तो वो की जा रही है जमींदारी व्यवस्था। इतना क्लियर हो गया कि 19% हिस्सा में भारत में जमींदारी व्यवस्था थी। वो क्षेत्र कौन कौन से थे? तो मैंने बताया बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। अब इसको लागू करने वाला कौन सा व्यक्ति है? तो लागू करने वाला व्यक्ति को आप जानी गए हैं कि वो है कार्नवालिस। तो भैया कार्नवालिस ने भारत में जमींदारी व्यवस्था लागू की थी। तो जमींदारी व्यवस्था का जनक भारत में कौन? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब व्यवस्था कब लागू की गई? तो इसकी डेट में अगर देखेंगे आप कब लागू की गई, तो आप एक डेट याद रखिए, 1793 ईस्वी। वैसे डेट को लेकर कुछ कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि सन 1790-91 के दौर में ही ये समझौता हो गया था कि हम 5 साल या 10 साल के लिए समझौता कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को स्थायी तौर पर समझौता हुआ था सन 1793 ईस्वी में। तो आपको इतना पता लग गया कि जमींदारी व्यवस्था के इतने डायमेंशन, क्षेत्र लागू कब हुआ, इतना तो आपको क्लियर हो गया। और जमींदारी व्यवस्था क्या है कि भारत में उन जमींदारों से, अब जमींदारी व्यवस्था को मैं थोड़ा और आपको यहाँ एक डिटेल में बताना चाहूंगा। ये मैंने गलत लिख दिया है, चलिए अब शायद ये, हाँ ठीक है, चलिए देखिए। अब देखिए जमींदारी व्यवस्था कैसी थी। अब एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक गांव है, जिस गांव का नाम है, मान लीजिए गांव का नाम है ABCD। BCD गांव का, एक बी नाम का गांव मान लेते हैं हम। ये क्या है? बी गांव, बी नाम का एक गांव है। आप अपने गांव से कंपेयर करते जाइए कि आपके गांव का नाम क्या है। बी नाम का गांव मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। अब बी गांव में बहुत सारे खेत हैं, और जो खेत हैं वो किसी ना किसी व्यक्ति के होंगे। तो हम मान लेते हैं ये किसान, एक ए का खेत है, ये बी का है, ये सी का है, डी का है, ई है। इसी प्रकार सबके अलग अलग खेत हैं। ठीक है भैया, सबके अलग अलग खेत हैं। अब क्या है कि ये व्यक्ति अभी तक, अभी जैसे आपका जो खेत है उसका मालिक कौन होगा? आप उसके खुद के मालिक हैं। तो परंपरा यही रही थी कि हर व्यक्ति अपने खेत का मालिक था। अब देखिए कि 1 मिनट में, 1 सेकंड के अंतर्गत वो सिग्नेचर करते ही भारत का वो किसान जो सदियों से अपनी भूमि का मालिक बना रहा था, उसको ये स्थायी बंदोबस्त, ये जमींदारी व्यवस्था 1 सेकंड के अंतर्गत ही क्या करेगी? उसको अस्थायी कर देगी। उसको एक मात्र किराएदार का अधिकार रहेगा, और उससे उसका जो पैतृक अधिकार था, उसका जो स्थायी अधिकार था, उसका जो मालिकाना अधिकार था, वो जमींदारी व्यवस्था कैसे छीनने वाली है आप देखिए।
आपने देख लिया कि ये सबके खेत थे, और इनके ये मालिक जो थे, ये मालिक स्वयं मालिक थे, मतलब इनके मालिक जो थे वो किसान ही थे। लेकिन स्थायी बंदोबस्त में जमींदारी व्यवस्था ने अंग्रेजों ने कहा कि हम तुमको मालिक नहीं मानते, इनको मालिक नहीं मानते। ये होश उड़ा देने वाली बात थी, ये बड़े घबराने वाली बात थी। मान लीजिए आपका घर है और अचानक सरकार ये कह दे कि आपका घर में आपका अधिकार ना होकर आपके मोहल्ले में उस व्यक्ति का अधिकार रहेगा जो आपके मोहल्ले से सबसे ज्यादा हमको कर देगा। तो आपको पता लगा कि आपने अच्छी बिल्डिंग बनवाई रखी थी और आपको ये पता था ये घर मेरा है, मुझे कहाँ ईंट लगवानी है, कहाँ सीढ़ी लगवानी है, कहाँ बाथरूम बनवाना है, कहाँ बेडरूम बनवाना है, ये सब आप बनवा के एकदम तैयार किए थे। अचानक सरकार ने कह दिया कि अब आपका घर आपका नहीं है, अब आपके पड़ोस में जिसने सबसे ज्यादा राजस्व दिया है एक घर उसका है, और इस घर में आपका अधिकार नहीं है। आप जब तक उसको टैक्स देते रहेंगे तब तक रहेगा, लेकिन आप उसको बेच नहीं पाएंगे, बेच सिर्फ जमींदार पाएगा। तो यही स्थिति एकदम थी। इन अंग्रेजों ने कहा कि तुम इसके मालिक नहीं हो। इसका मालिक किसको माना जाए? तो इसका मालिक उस व्यक्ति को माना गया जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा कर देने की, या सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति था, उसका नाम था, मान लीजिए जेड। जेड व्यक्ति जो जमींदार था, इस क्षेत्र का सबसे ज्यादा जमीन रखने वाला था। उससे इन लोगों ने बंदोबस्त कर लिया कि आप हर साल मुझे कर देते रहना, टैक्स देते रहना, इसके बदले में इस जमीन के मालिक आप हो गए हैं। तो आपको ये डायमेंशन यहाँ क्लियर हो गया। समझौता किससे किया गया? तो समझौता किया गया किससे? तो जमींदार से किया गया, जमींदार से किया गया। अब ये तो आपको एकदम क्लियर होगा कि जो जमींदारी व्यवस्था है, इसमें जमीन का मालिक कौन है? तो किसान नहीं है, मालिक कौन है? जमींदार। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि दर कितनी हो, क्योंकि दर हर चीज की 100 रुपए या 100% हो सकती है। अंग्रेजों ने कहा एक काम करिए, 100% में से 89%, 89% आप मुझे दे दीजिए और 11% आप रख लीजिए। तो 89% अंग्रेजों की, मतलब 100 रुपए में से 89 रुपए और 11 रुपए अंग्रेजों के। और उन्होंने कहा कि जो दर है, मान लीजिए कि एक क्षेत्र से 1,000, 10,000 रुपए, 1,000 का एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं, सस्ता पड़ेगा। मतलब इस क्षेत्र से उस समय 1799, 1793, 100 रुपए का कलेक्शन होता था। तो सरकार ने कहा कि आप इसमें से 89 रुपया मुझे दे दीजिए और 11 रुपए आप रख लीजिए। और ये जो दर थी वो तय कर दी गई कि अब तक ब्रिटिश सरकार भारत में रहेगी, ये दर निश्चित रहेगी। तो इतना भी क्लियर हो गया आपको कि वसूली कौन करेगा? तो वसूली करेगा इसका कौन? तो वो करेगा जमींदार, जमींदार। ठीक है। और भूमि का मालिक कौन? तो भी जमींदार। अब किसान के पास अपनी भूमि बेचने का अधिकार, भूमि बेचने का अधिकार नहीं था। अब भारत का किसान ना तो भूमि बेच सकता था। अब वो किसान सिर्फ भारत में एक खेतिहर मजदूर बचा था। ऐसा मजदूर बचा था जो जब तक टैक्स देगा तब तक रहेगा, नहीं उसको जमींदार कभी भी निकाल कर फेंक सकता था। ऐसी घृणित अमानवीय व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत में लागू कर दी, जिसको जमींदारी व्यवस्था कहा गया। लेकिन बात तो यह है कि इस जमींदारी व्यवस्था के पीछे अंग्रेजों के मन मस्तिष्क में कौन सा फॉर्मूला चल रहा था? तो अंग्रेजों के मन में यह फॉर्मूला चल रहा था कि भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा हो जाए कि जो हमेशा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन करता रहे। क्योंकि अंग्रेज इस चीज को जान रहे थे कि जो जमींदारी वर्ग भारत में आएगा उसको हम लालच दे देंगे। इससे ये क्या करेगा, ये कुछ भूमि में भी रिफॉर्म्स करेगा, थोड़ा किसानों का भी कल्याण होता रहेगा, और इससे जो ज्यादा पैसा मिलेगा उसके समर्थन में ये हमेशा हमारा समर्थन में खड़ा रहेगा। क्योंकि अगर कोई भारत में विरोध करेगा हमारा, तो जमींदार वर्ग करेगा। क्योंकि जिसके पास पैसा ज्यादा होगा, जो अमीर होगा, चलावा वाला होगा, वही तो विरोध करेगा। गरीब किसान जिसके पास तो इतनी भी खेती नहीं है कि वो अपने घर के लोगों का पेट भर पाए, क्या वो ब्रिटिश सरकार का विरोध करेगा? आज के दौर में देख लो, आज के दौर में जो सत्तारूढ़ सरकारें हैं, उसमें एक गरीब व्यक्ति, वंचित व्यक्ति, जो सड़क पर काम करने वाला है, मजदूर है, क्या वो व्यक्ति भारत सरकार या किसी सरकार का विरोध कर पाएगा? उसको तो कोई भी दबा देगा, उसको तो अपने गांव का जो वार्ड मेंबर होगा वही दबा देगा। वो कहेगा तुम्हारा घर यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, वो कहेगा ठीक भैया सरकार नहीं बनेगा।
क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसके पास जमीन नहीं है, उसके पास प्रभुत्व नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। और ये दुनिया में जिसके पास पैसा होता है उसके पास प्रभुत्व होता है। मार्क्स कहता था कि इस दुनिया में दो ही जातियां हैं, एक जातियां हैं हैव और एक है हैव नॉट्स। वो कहता है हैव जिनके पास संपत्ति है, तो उसको बोलता है पूंजीपति वर्ग है, बुजुर्ग वर्ग। और दूसरा कहता है बुजुर्ग वर्ग है, वो वर्ग है जो शोषण वर्ग है। आप देखिए कि जो गरीब होगा उसके पास क्या हैसियत होगी? क्या वो किसी नेता के यहाँ जाएगा ना? मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि एक बार मैं गया तो वोटिंग का दौर चल रहा था, और ये बात है एक जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो मैं उस दिन वहां पर था, कुछ वर्क था, ऑफिशियल वर्क रहा था। तो मैं गया तो वहां मैं चुनाव में देखता हूँ कि वहाँ क्या घटना घटती है कि उस गांव में जो पूर्व चेयरमैन पूर्व जो प्रधान था, वो पूर्व प्रधान चुनाव में फिर अगली बार खड़ा हुआ था। तो मैं कुछ प्रत्यक्ष दर से देखना बता रहा हूँ कि उसमें से एक फैमिली आई, वो गरीब देखने में लग रही थी। मतलब मैं कपड़ों से किसी के नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी स्थिति मुझे लग रहा है कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी संभवतः नहीं रही होगी। खैर, कपड़ों को देखकर मैं इज्जत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा अनुभव ऐसा बता रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही होगी। वो आए, तो जो चुनाव लड़ते हैं तो वो वहां पर बाहर बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो वो गए अंदर, पोलिंग बूथ के अंदर गए, और वहां उन लोगों ने वोट डाला। वोट डालने के बाद जब वो आए, तो उसी प्रधान के वो लोग, जितने उनके घर में दो तीन लोग थे, सभी ने एकदम उनके चरण स्पर्श की, चरण वंदना की। उन्होंने, प्रधान जी ने उन पर आशीर्वाद का हाथ रखा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर थे, वो गरीब वंचित व्यक्ति था। तो उन्होंने कहा, आप बताइए क्या वो व्यक्ति जो उनको ईश्वर रूपी मानकर प्रधान जी के चरणों में गिर रहा है, क्या वो कभी उनके किसी नियम कानून या उनके नाजायज चीज का विरोध कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। अब यहीं पर एक इमेजिन करिए आप, अब आपसे मैं कहूं कि उसी गांव में आपको जाकर एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना है, आपको ऐसा कुछ काम करना है जिससे आपका विरोध ना हो। तो आपको प्रथम दृष्टा क्या लगेगा कि उस गांव में जो विरोध करेगा, तो वो कौन करेगा विरोध? ग्राम प्रधान करेगा या वो गरीब वंचित करेगा जिसने पैर छूकर वोट दिए थे? तो आप भी समझ गए हैं कि वो व्यक्ति विरोध नहीं करेगा। विरोध करेंगे तो प्रधान जी कर सकते हैं। वही स्थिति थी कि वो जो बड़े भूमिपति वर्ग थे, अंग्रेज डायरेक्ट उनसे समझौता कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे खिलाफ कोई विरोध करेगा तो वो कौन करेगा? चलिए टॉपिक की ओर लौटते हैं। तो भूमि का मालिक कौन? तो जमींदार। क्षेत्र आप जान ही गए हैं, क्षेत्र बंगाल बिहार। अब आपको इस टॉपिक के अंतर्गत वो सारे डायमेंशन क्लियर हो गए हैं। अब आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं बची है। अब देखो इसके प्रभाव क्या हुए। प्रभाव के बाद में अगर आप देखेंगे, तो प्रभाव में अगर आप देखें, तो हम देखते हैं पहले लाभ। लाभ हुए अंग्रेजों को। अंग्रेजों को क्या हुआ? एक स्थायी आय निश्चित हो गई, एक स्थायी आय निश्चित हो गई। और भारत में एक ऐसा वर्ग मिल गया, ऐसा वर्ग मिल गया जो हमेशा अंग्रेजों का समर्थन करता रहा। हानि क्या हुई कि बाद में जमींदारों ने क्या किया? बाद में जमींदारों ने कर वृद्धि कर दी। पहले जमींदारी को जहां पैसा नहीं मिल रहा था, इसमें सनसेट पॉलिसी थी कि अगर आपने मतलब एक्स डेट तक अगर सूरज अस्त हो रहा है और आपने किसी जमींदार ने पैसा जमा नहीं किया, तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो दिक्कत आरंभ में जमींदारों को भी हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्नत किस्म के बीज आने लगे, सिंचाई की व्यवस्था होने लगी। तो भू राजस्व व्यवस्था में हुआ क्या था कि थोड़ा पैसा कलेक्शन ज्यादा होने लगा था। और जब पैसा कलेक्शन ज्यादा होने लगा था, तो इतना क्लियर हो गया था कि अब पैसा ज्यादा कलेक्शन हो रहा था, तो ये पैसा जमींदारों को मिल रहा था, अंग्रेजों को नहीं मिल रहा था। तो अंग्रेजों को इसकी हानि ये हुई थी कि अंग्रेजों ने एक बार फिक्स कर लिया था। अंग्रेजों को बहुत बुरा लगता था कि आप पहले 1,000 वसूली करते थे, अब आप 5,000 कर रहे हैं, लेकिन हमको तो भाई आप क्या बोलते हैं 890 रुपए ही दे रहे हैं। तो अंग्रेजों को बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने कुछ कर दिया। किया कैसे? कि जब जमींदारों ने क्या किया कि दिन प्रतिदिन ये क्या करते जा रहे थे, कर में वृद्धि करते जा रहे थे। और कर में जब वृद्धि करते जा रहे थे, तो अंग्रेजों ने कहा नहीं भैया, हमने समझौता किया है, लेकिन हम जन कल्याणी व्यक्ति हैं। वो जन कल्याणी व्यक्ति हैं कि आपको मैं ये नहीं देख सकता हूँ कि किसानों का शोषण हो, क्योंकि किसानों का शोषण तो हो ही रहा है। अगर अंग्रेज नहीं कर रहे हैं तो जमींदार कर रहे हैं। जमींदार दिन दिन प्रतिदिन पैसा निकालते जा रहे हैं, और उससे हो क्या रहा है? उससे गरीब मजदूर किसान का क्या बोलते हैं
पेट का पानी नहीं निकल रहा है और वो दिन प्रतिदिन मरता जा रहा है। स्थिति ये हो गई कि हजारों व्यक्तियों की जमीन नीलाम हो गई है। जो पहले खेतीहर, जो पहले जमीन के मालिक हो सकते थे, वो अब खेतीहर मजदूर हो गए हैं। अब उन्होंने वो काम धंधा शुरू कर दिया है, बेरोजगारी होने लगे, मजदूरी हो गई, स्थितियां बहुत दयनीय हैं। लेकिन कर वृद्धि हो रही है क्योंकि जमींदारों के अपने व्यक्तिगत, इससे हुआ क्या, इससे दूरस्थ जमींदार आ गए। वो जमींदार आ गए जो पहले गांव में रहते थे, उनको वहां पैसा हो गया, वो शहर में चले गए, आलीशान जिंदगी हो गई। अब वो गांव में नहीं आते, उनने क्या किया, अब जो जमींदारों ने ठेका लिया था, उन्होंने अपने नीचे वालों को दे दिया कि एक काम करिए, सरकार हमसे 89 ले रही है, मुझे 11 रुपए की फायदा है, आप मुझे 9 रुपए देते रहिए, 2 रुपए आप भी कमा लीजिए। इसलिए पूरा एक लेयर बन गया है। पैसा ऊपर तक पहुंचता है 100 रुपए, नीचे वसूला जाता है 150 रुपए। हर स्थिति में वसूल हो रही है। किससे हो रही है वसूली? वसूली किसान से हो रही है। किसान की स्थिति बहुत खराब है। किसान दिन प्रतिदिन रोता जा रहा है क्योंकि उसका शोषण बढ़ रहा है। और भारत में जो दूसरे वर्ग हैं, चाहे जहां ए बी सी कोई भी लेयर में, वो सब किसानों का शोषण कर रहे हैं क्योंकि लाभ लाभ लाभ। अब भारत में क्या बोलते हैं, किसानों की स्थिति बुरी है। अब अंग्रेजों ने कहा कि भैया हम न बर्दाश्त करेंगे किसानों की मजदूरी, अब हम एक काम करते हैं, हम कुछ इसलिए भारत में अब जब अंग्रेजों ने प्रेशर किया और एक कुछ एक्ट लेकर आएंगे, लेकिन जमींदार वर्ग चालाक वर्ग था। जमींदारों ने कहा कि अंग्रेज हमसे भी चालाक है, ये कहीं ऐसा ना करें कि हमारे सब जमींदार के अधिकार नीलाम कर दें। इसलिए भारत में जमींदारों ने पहला राजनीतिक संगठन बनाया, जो जमींदारों का ही नहीं बल्कि भारत का पहला राजनीतिक संगठन है, जिसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। तो मैं यहाँ पर एक मेंशन करना चाहूंगा उसका भी, लैंड होल्डर सोसाइटी। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। एक नाम मैं लिख देता हूं, जिसका नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी। ये बनी है 1738 ईस्वी में, 1738 ईस्वी में, सॉरी मिस्टेक हो गया, 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर सोसाइटी। मैं इसी स्लाइड पर पढ़ाना चाहूंगा क्योंकि अगला अगली स्लाइड चेंज करूंगा तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा, इसी पे थोड़ा आप अपना नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको अनकंफर्ट महसूस कर रहा होगा तो आप अपने हिसाब से, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो मैं उसी उसी में करता रहता हूँ, तो आप अपने हिसाब से लाइन बाई लाइन खींचकर नोट्स बनाते जाइए। तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो बनाई गई, ये लैंड होल्डर सोसाइटी क्या थी, ये भारत में क्या बोलते हैं, जमींदारों का, जमींदारों का ये भारत में जमींदारों का संरक्षण करने वाली सोसाइटी थी। क्योंकि अगर ये सोसाइटी नहीं होगी तो अगर उनको लगा कि भैया ये हमारा अंग्रेज अधिकार छीन लेंगे, इसलिए आप देखेंगे यही लैंड होल्डर सोसाइटी के बाद एक भारत में अखबार निकलेगा हिंदू पेट्रोइट नाम से। हरिश्चंद्र मुखर्जी उस अखबार को निकालेंगे। हिंदू पेट्रोइट जो अखबार निकाला जाएगा, उसका उद्देश्य भी भारत में क्या होगा, उस हिंदू पेट्रोइट का उद्देश्य ये होगा कि भारत में जमींदार जो वर्ग है, उसके हितों का संरक्षण किया जाए। क्योंकि हितों का संरक्षण इसलिए जरूरी है कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लग रहा है कि आप दिन प्रतिदिन कर वृद्धि करते जा रहे हैं, लाभ कमाते जा रहे हैं, हमको हानि हो रही है। इसलिए भारत में लैंड होल्डर सोसाइटी और हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा हिंदू पेट्रोइट अखबार इसलिए निकाले जा रहे हैं कि वो इनका संरक्षण कर पाए। इसलिए अंग्रेजों को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो इन लोगों ने क्या कह दिया, इन्होंने कुछ एक्ट भारत में लागू कर दी, जिस एक्ट को आप जानेंगे किस नाम से, जानेंगे आप बंगाल रेंट एक्ट के नाम से। ये बंगाल रेंट एक्ट कई आई हैं, तो हम यहाँ बताना चाहेंगे आपको 1859, 1868 और 1885। तो कई रेंट एक्ट आई हैं। आप इनको डेट में याद मत रखिए, अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, स्टेट बीसीएस के लिए जरूरी है। तो रेंट एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने यह कहा कि आपको अगर कर वृद्धि करनी होगी तो आपको पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन लेना होगा। आप बिना परमिशन के, बिना अंग्रेजों की परमिशन के आप भारत में कर वृद्धि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें किसानों का शोषण हो रहा है। तो आप इसके प्रभाव में आप देख पा रहे हैं कि जहां स्थायी वर्ग हो गया,
जमींदारों को इससे लाभ हो रहा है, अंग्रेजों को इससे हानि हो रही है, इसलिए भारत में एक ऐसा वर्ग भी पैदा हो गया है। तो आपके माइंड में पूरी क्लियरिटी हो गई है। और इस डायमेंशन के अंतर्गत मैंने आपको सारे वो डायमेंशन क्लियर कर दिए हैं कि स्थायी बंदोबस्त दो टाइप का था, जमींदारी व्यवस्था स्थायी थी, अस्थायी हम पढ़ने वाले हैं। मुगलों की व्यवस्था के अंतर्गत कैसे अंग्रेजों के हाथों में भारत की व्यवस्था है, इसको भी बता दिया हूं मैं। और आप देख रहे हैं, आपको मैं बताया हूं कि किस प्रकार आरंभिक दौर में लॉर्ड कॉर्नवेल, सॉरी, क्लाइव्स और वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से क्षेत्र से कैसे राजस्व वसूल किया। उसके बाद इसके अंतर्गत मैंने आपको पूरे वो पढ़ा दिए हैं जो आपको जरूरत हो सकती है। अब चलते हैं हम दूसरी व्यवस्था की ओर। क्योंकि आपको इतना तो पता हो गया कि भारत के 19% हिस्से में तो जमींदारी व्यवस्था है, लेकिन बाकी हिस्सों में तो ये कोई ना कोई व्यवस्था होगी, क्योंकि पूरे भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य है। तो दूसरे क्षेत्रों में उनकी कौन सी व्यवस्था है? तो आपने अभी तक कौन सी व्यवस्था पढ़ी है? तो आपने भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत, भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा है? तो आपने पढ़ा है स्थायी व्यवस्था, स्थायी, और स्थायी में आपने पढ़ ली है जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। तो स्थायी वाला टॉपिक हमारा समाप्त हो जाता है, इससे ज्यादा हमें स्थायी की जरूरत नहीं है, तो स्थायी वाला पढ़ेंगे। अब जो एक और है जिसको हम बोलते हैं अस्थायी, अस्थायी। तो अस्थायी के अंतर्गत दो व्यवस्थाएं हैं, एक व्यवस्था है महलवाड़ी, महलवाड़ी, और एक है रैयतवाड़ी, एक है रैयतवाड़ी। क्योंकि जमींदारी व्यवस्था कितने परसेंट हिस्से पर है भारत में? तो ये है 19% हिस्से पर। और हम देखें महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, तो रैयतवाड़ी जो हो जाती है वो हो जाती है 51% हिस्से पर, और बची हुई 51, 19 हो गया हमारा 70, तो 30% जो हो गया वो हो गया महलवाड़ी व्यवस्था पर। तो ये भारत की स्थिति है कि जमींदारी व्यवस्था भारत के 19% हिस्से पर, महलवाड़ी 30 पर, और रैयतवाड़ी 51% पर। तो हम थोड़ा रैयतवाड़ी व्यवस्था में पढ़ लेंगे, सॉरी महलवाड़ी में। तो सबसे पहली हेडिंग डालते हैं हम यहाँ, क्या डालते हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसको कब लाया गया, कब लाया गया, इसका क्षेत्र कितना था, और किसने लागू की इसको, किसने लागू की, और क्या थी, भूमि का मालिक कौन था, भूमि का मालिक कौन था, और इसके प्रभाव। आप परेशान मत होइए, हमारी बात में एक फ्लो चार्ट के द्वारा मैं तीनों में कंपेयर कर दूंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। वो क्लियर होता भी जा रहा होगा क्योंकि मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ। अब देखिए, अब इसमें करना क्या है, कब लागू की गई? तो ये लागू की गई भारत में, कौन सी व्यवस्था है? रैयतवाड़ी। तो 1820 के दशक में, दशक में। अब इसका 1800, जैसे देखो एक मैप मैं थोड़ा सा बना दूं। अभी तक आपने देखा था कि इन क्षेत्रों में जमींदारी व्यवस्था थी। अब जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो कहाँ हो रही है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था पहले मैप में देखिए, ये हो रही है मद्रास के क्षेत्र में, मुंबई के क्षेत्र में, और उसके बाद यहाँ कुछ असम का क्षेत्र था, असम का कुछ क्षेत्र में। तो इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हो रही है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भैया कहाँ कहाँ लागू हो रही है? तो आप देखिए क्षेत्र कौन से हैं। तो मद्रास, मद्रास, बॉम्बे, मतलब मद्रास शहर मत मानिए, मद्रास प्रेसिडेंटी, बॉम्बे प्रेसिडेंटी, और थोड़ा असम का क्षेत्र, असम का क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था है। तो आपको इतना पता होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ है। तो 1820 मद्रास, बॉम्बे, असम में। किसने लागू की? तो इसमें कुछ नाम जुड़े हुए हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें नाम जुड़ा है रीड, रीड और मुनरो का, रीड और मुनरो का। यहाँ आप एक चीज नोट कर लीजिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट में लागू की गई थी? तो ये मद्रास का एक प्रांत था, मद्रास का एक प्रांत था जिसका नाम था बारामहल, बारामल।
तो बारामल जिला में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। और ये समय बहुत पहले का था, ये लगभग 1790 का दशक था, उसकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन नया ध्यान रखिए कि मद्रास के बारामल जिले में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। ओके, अब देखो, रीड ने सबसे पहले इसको मद्रास के क्षेत्र में लागू किया, और मुनरो ने, वही एक व्यक्ति का नाम और आप ध्यान रखिएगा अगर रखना चाहें, एल्फिस्टन लिखा जाता है इसको, एल्फिस्टन, इसने इसको मुंबई में लागू की थी। तो इन तीन नाम व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा, आपको ये पता लग गया। अब देखो क्या है ये व्यवस्था। अब मैं थोड़ा जमींदारी व्यवस्था से आपको कंपेयर करता हूँ। जमींदारी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसको माना गया था? तो जमीन का मालिक माना गया था जमींदार को, वहां किसान को जमीन का मालिक नहीं माना गया था। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि हम इसमें जमीन का मालिक किसको मानते हैं, तो इसमें मानते हैं वो किसान को, किसान। तो किसान के साथ प्रत्यक्ष संबंध थे, मतलब प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक किसान से भू राजस्व व्यवस्था की वसूली कौन करेगा? तो स्वयं अंग्रेज करेंगे, ना कि कोई बिचौलिया करेगा। क्योंकि उनको वो क्या बोलते हैं, आज भी वो दर्द खल रहा था कि भारत में जो जमींदार हैं वो तो कर बढ़ा रहे हैं लेकिन हमको कर नहीं दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने इससे सीख ली, उन्होंने कहा कि इसमें हम डायरेक्ट किसान से वसूली करेंगे। तो इसमें डायरेक्ट किसान से वसूली कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं। तो इसमें प्रत्यक्ष संबंध किसान से है। तो क्या है, तो आप समझ सकते हैं, एक प्रत्यक्ष व्यवस्था है, एक प्रत्यक्ष व्यवस्था है, एक प्रत्यक्ष व्यवस्था है। अब देखो इसका प्रभाव, इसका प्रभाव क्या हुआ? 50% से दर ज्यादा रखी अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने 50% से इसकी दर ज्यादा रखी। जैसा अंग्रेजों का वहां भारतीय किसानों का, सॉरी, वहां भी शोषण हो रहा था, यहाँ भी शोषण हो रहा था। यहाँ भी कोई जन कल्याण नहीं था कि अंग्रेजों ने प्रत्येक किसान से अगर वो समझौता कर लिया है तो यहाँ कोई जन कल्याण काम, यहाँ भी जन कल्याण का काम नहीं हो रहा था, यहाँ भी शोषण हो रहा था, यहाँ भी दर प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, किसानों का शोषण था, वंचन था, अकाल की स्थिति थी, आदि आदि सब अधिकार थे, सब नियम थे। अब देखिए भूमि का मालिक कौन? तो किसान हो गया। अब जब भूमि का मालिक किसान हो गया तो वो अपनी भूमि को बेच सकता था, बेच सकता था, गिरवी रख सकता था, नीलाम कर सकता था, नीलाम कर सकता था। अब देखिए इससे स्थिति क्या बनी। भारत में अंग्रेजों को टैक्स चाहिए था, और जो जमीन होती है वो किसान की मुंह माँ होती है, और माँ का दर्जा भारत में दिया जा रहा था। इसलिए यहाँ पर भारत में क्या होगा कि जब ये किसान कर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कर फिक्स है, चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे सिंचाई वर्षा हो ना हो, जब ऐसी स्थिति नहीं हुई, जब इन किसानों को पैसा नहीं बता, तो किसानों ने क्या किया? किसानों ने महाजन से पैसा लेना स्टार्ट कर दिया था, महाजन से। और जब महाजन से, साहूकार से, महाजन साहूकार से कर लेना, पैसा लेना आरंभ कर दिया, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, उच्च स्तर का इंटरेस्ट होता था, ब्याज होता था। इसलिए क्या हुआ कि भारत में अंग्रेजों का शोषण बढ़ता गया। जहां साहूकार वर्ग अमीर होता गया, स्थिति ये थी कि अंग्रेज भारत का जो किसान इनसे पैसा ले लेता था, उनका टैक्स इतना ज्यादा था कि पता लगा अगला साल वो आ नहीं पाया, और उससे ज्यादा तो उनका इंटरेस्ट हो गया। और जैसे ही मान लीजिए इन्होंने किसान में भूमि से, मतलब फसल पैदा करने से पहले 5,000 रुपए ले लिए कि सर हमको दीजिए, हमको खेत में बोना है, बीज भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, ले लिए। पता लगा लास्ट में उन्होंने, जब किसान का समय आया फसल बेचने का, तो कम पैसे में फसल भी खरीद ली, क्योंकि आपने कर्ज लिया था। वही किसान ने आज फसल बेची 200 रुपए क्विंटल, और उसके बाद जब उसके पास अनाज नहीं बचा तो अगले महीने वो गया तो वही 250 रुपए क्विंटल महाजन ने दे दिया। इसलिए अब शोषण बहुत ज्यादा बड़ा था, यहाँ भी स्थितियां वो थी। तो आप महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था को समझ चुके हैं। अब हम देख लेते हैं महलवाड़ी व्यवस्था को। तो इसी में हम महलवाड़ी व्यवस्था को, महलवाड़ी व्यवस्था में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना रहता है, तो हम यही महलवाड़ी व्यवस्था को भी पढ़ा देते हैं। देखिए महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी, आपको इतना तो स्लाइड में जगह है नहीं, मैं अलग ही स्लाइड ले लेता हूँ। महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था कितने परसेंट हिस्से पर? तो हम कुछ प्रश्न करेंगे इसमें।
इसका क्षेत्र, क्षेत्र कहाँ है, कौन लागू किया, कब लागू हुई, किसने लागू की, क्या थी। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब देखिए क्षेत्र इसका कहाँ है, तो क्षेत्र इसका भारत में 30% हिस्से पर है, 30% हिस्से पर है। और क्षेत्र कौन सा है, तो इसका है पंजाब, पंजाब, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत। तो इन क्षेत्रों में ये व्यवस्था लाई गई है। अब महलवाड़ी तो कौन इसमें लागू कौन कर रहा है, तो इसको लागू करने वाले कुछ व्यक्ति थे, जिसमें था हाल्ट मैकेंजी, हाल्ट मैकेंजी, कुछ नाम याद रखिएगा इसमें आप, हाल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्थ, मार्टिन वर्थ। ये नाम आपको इसलिए रखना है क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो महलवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। वहीं विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ये व्यक्ति जो हैं वो इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। अब देखिए कब लागू की गई, तो इसको समय रखिएगा आप 1822 ईस्वी, 1822 ईस्वी में इसको लाया गया, 1833 ईस्वी में इसमें रिफॉर्म्स किए गए। तो ये व्यक्ति जुड़े हुए हैं। क्षेत्र इनका क्या है, अब इसमें क्या हुआ, अभी तक मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं। जमींदारी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन, जमींदार, किसान नहीं। समझौता किसके साथ, जमींदार के साथ। महलवाड़ी रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन, किसान, समझौता किसके साथ, किसान के साथ। लेकिन उन्होंने इस पर क्या प्रयोग किया, मान लीजिए एक गांव है, ये गांव है, ये गांव इतना बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं। तो लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर पूरे गांव से, मतलब आल गांव से, पूरे गांव से एक समझौता कर लिया और पूरे गांव को मिलकर, मतलब इसको ही वो महलवाड़ी, पूरे गांव से मिलकर एक समझौता कर लिया कि पूरा गांव हमको इतना रेवेन्यू वार्षिक देगा। तो उसमें ग्राम प्रधान सामान्यतः जो होता था वही मिलकर, सब लोग मिलकर इसको कर देते थे। बहुत आदर्शवादी आइडल व्यवस्था नहीं थी, इसमें भी किसानों का शोषण होता था। इसमें क्या हुआ, जो ग्राम प्रधान होता था उसके पास अधिकार ज्यादा हो गए, उसने अधिकारों का दुरुपयोग किया, लोगों की जमीन नीलाम की, लोगों को घर से निकाला गया, खेतों से निकाला गया। स्थिति ये भी आदर्श नहीं थी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो समझौता हुआ है वो पूरे गांव से हुआ है और पूरे गांव पर सामूहिक जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी दी गई है कि आप कर का निर्धारण करें। तो यही थी व्यवस्था। तो आपको मैं एक बार और स्लाइड के माध्यम से बता दूं, मैंने जमींदारी व्यवस्था आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है, आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखो अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत महलवाड़ी व्यवस्था, ऑल डायमेंशन क्लियर। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था को मैंने अच्छे से कंपेयर किया है। एक छोटी सी स्लाइड बनाकर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये देख लीजिए आप, थोड़ा आपके लिए ठीक रहेगा। एक मैं शॉर्ट ट्रिक बना देता हूँ, ये बना देता हूँ जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, इसको व्यवस्था नाम याद रखिएगा, जमींदारी। उसके बाद रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी, और एक रखिए महलवाड़ी, महलवाड़ी। अब आप इनमें देखिए, कंपेयर, एकमात्र कंपेयर है जमीन के मालिक को लेकर कि भूमि का मालिक कौन है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, भूमि के मालिक को देखना है। तो भूमि का मालिक, भूमि का मालिक, भूमि का मालिक कौन, तो जमींदारी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन, तो जमींदार, जमींदार, किसान नहीं। जब किसान, जमींदार किसान के पास ये अधिकार नहीं होंगे तो किसान ना तो अपनी जमीन बेच पाएगा, ना गिरवी रख पाएगा इसमें, इसलिए कोई अधिकार नहीं। रैयतवाड़ी में भूमि का मालिक कौन, किसान। तो किसान के पास जब अधिकार रहेंगे तो भूमि बेच सकता है, नीलाम कर सकता है, गिरवी रख सकता है, और अधिकार उसके पास है। महलवाड़ी में क्या बोलते हैं, भूमि का मालिक कौन, किसान,
और ये जमीन बेच सकता है, नीलाम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन कर देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर, वो भी बता देता हूँ। कर देने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो यहाँ है जमींदार के पास, ये है जमींदार के पास, यहाँ है किसान के पास व्यक्तिगत स्तर पर, और यहाँ पर पूरे गांव के पास, पूरे गांव के पास। तो ये व्यवस्थाएं अंग्रेजों की थी। वहीं हम जमींदारी को देखें, जमींदारी व्यवस्था को, तो ये भारत में कितने परसेंट हिस्से पर है? तो ये है 19% हिस्से पर। और ये कितनी है? तो ये है 50% हिस्से पर। तो ये कितनी बची? 30% हिस्से पर। अगर और शॉर्ट में देखें तो ये कहाँ है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और कर्नाटक के उत्तरी भाग में। वहीं ये मद्रास, बॉम्बे, असम के कुर्ग में, ये मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था की गई है। तो इसके अंतर्गत आपने वो सारे डायमेंशन देख लिए हैं कि जो आपको किसी भी एग्जाम में जरूरत पड़ सकती है। आपको मैंने वो सारे डायमेंशन बताए हैं। मुझे एक याद आ जाती है, क्या बोलते हैं, चाणक्य के बारे में आप जानते होंगे। चाणक्य अचानक मुझे याद आई क्योंकि कॉर्नवालिस को मैं सोच रहा था। चाणक्य ने कहा है, चाणक्य ने चाणक्य ने राजाओं को सलाह दी है कि आप अपनी जो सबसे पर्सनली बात हो, सबसे खुफिया बात हो, वो आप अपने दोस्तों, या उसने कहा है, क्या बोलते हैं, सम्राटों के लिए, कि आपकी जो पर्सनल खुफिया बात हो वो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि कब दोस्त आपका दुश्मन बन जाए, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं होती है। चलिए, आपको अगर मेरा क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस क्लास में इतना ही। और इस क्लास के अंतर्गत मैंने आपको सारे डायमेंशन पढ़ा दिए हैं। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा आता है, लगता है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसलिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं नया टॉपिक लेकर आऊँगा, जिसके अंतर्गत मैं आपको और नई चीज़ें पढ़ाऊँगा। थैंक यू।